आज 9 अक्टूबर है। बहुजन समाज के लिहाज से तो दुखद दिन है, लेकिन राजनीति की बात करें तो एक ऐसा हीरा, एक ऐसा नायाब समाजशास्त्री, रसायन शास्त्री जिनको 9 अक्टूबर को इस देश ने खोया था, बहुजन समाज ने खोया था। मेरे साथ बीएसपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अशोक सिद्धार्थ हैं, जो लगातार बहुजन आंदोलन पर नज़र रखते हैं और राजनीति से ऊपर जो सामाजिक आंदोलन है उसको भी उसमें अग्रणी भूमिका निभाते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बहुत करीबी नेताओं में से हैं और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही सुलझे नेताओं में से हैं। सिद्धार्थ सर, क्या आज परिनिर्वाण दिवस है मान्यवर साहब का, राजनीति के लिहाज से बात करें तो उनका कारवा कहाँ तक आगे पहुँचा है और बहन जी अब आगे कैसे इसको और कैरी करेंगे? जय भीम साथियों। आज मानवर से इस सदी के महानायक बामसेफ DS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर श्री कांसीराम साहब की 14वीं पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि के अवसर पर जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती, जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की 4 बार यशस्वी मुख्यमंत्री रहीं, आदरणीय बहन जी ने प्रेरणा ट्रस्ट के रूप में, प्रेरणा केंद्र के रूप में इसको बनाने का काम किया, जिसमें मानवर कांसीराम साहब सहित तमाम महापुरुषों की बस्ट लगे हुए हैं, जिससे तमाम बहुजन समाज के लोग देखने आते हैं। तो आज हम लोग उसी सिलसिले में मानवर कांसीराम साहब की 14वीं पुण्यतिथि पर हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए थे। और जहाँ तक मानवर कांसीराम साहब के राजनीतिक और उसके संबंध की बात रही है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मानवर कांसीराम साहब इस देश के ऐसे राजनीतिक व्यक्ति रहे हैं या राजनीति शास्त्री रहे हैं जिन्होंने भारत की राजनीति को एक तरह से बदल के रख दिया। मानवर कांसीराम साहब से पहले, या यूं कहें कि बामसेफ DS4 और बहुजन समाज पार्टी के बनने से पहले इस देश में बहुजन समाज के लोग जो राजनीति के खेल के मैदान से बाहर बैठ कर के केवल ताली बजाने का काम करते थे। लेकिन मानवर कांसीराम साहब ने बाबा साहब के वोट के अधिकार को, जो बाबा साहब ने बराबर के वोट का अधिकार दिया है, एक व्यक्ति एक वोट का एक मूल्य के समान, उस वोट के अधिकार के महत्व को समझाने का काम किया। और इस देश में जो लगभग 85% बहुजन समाज के लोग हैं, उन लोगों को उस वोट की ताकत का एहसास कराया, और न सिर्फ एहसास कराया बल्कि आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में उन्होंने सरकार भी बनाने का काम किया। जिन महाराष्ट्र के लोगों ने कभी मानवर कांसीराम साहब से कहा था कि बाबा साहब की विचारधारा तो अच्छी है, महापुरुषों की विचारधारा तो अच्छी है, लेकिन इससे हम सफल नहीं हो सकते, सफल हो सकत नहीं का उन्होंने नारा देने का काम किया था, तब मानवर कांसीराम साहब ने उनसे कहा था कि बाबा साहब की विचारधारा अच्छी है, अच्छी ही नहीं, हम इससे केवल न सिर्फ MLA MP बना सकते हैं, बल्कि हम मिनिस्टर और मिनिस्ट्रियाँ भी बना सकते हैं और मुख्यमंत्री भी बना सकते हैं। और 3 जून 1995 को उन्होंने आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना करके उन्होंने ये साबित कर दिया है कि बहुजन समाज को अगर हम ना बिकने वाला समाज, उन्हें वोट की ताकत का एहसास करा दें, तो वो इस देश का हुक्मरान समाज बन सकते हैं। दुखद बात ये रही कि मानवर कांसीराम साहब 9 अक्टूबर को 2006 में हम लोगों के बीच में जल्दी चले गए। अगर वो 10 साल और होते तो आज भारत की राजनीति का परिदृश्य कुछ और बदला हुआ होता। आज बहुजन समाज पार्टी की महानायिका आयरन लेडी आदरणीय बहन कुमारी मायावती इस देश की प्रधानमंत्री होती। लेकिन जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन जी मानवर कांसीराम साहब और तमाम महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलने का काम कर रही हैं और बहुजन समाज के लोगों को सामाजिक भाईचारा बनाकर जोड़ने का काम कर रही हैं, उससे ये स्पष्ट है कि आने वाले समय में इस देश की अगर कोई प्रधानमंत्री बनने का काम करेगा, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बनेगी। आखिरी सवाल सर, कि ओबीसी की जातियों में बटा हुआ समाज था, 1992 में सबसे ज़्यादा ओबीसी सांसद बनते हैं, जनता पार्टी की सरकार बनती है, उसी समय मंडल कमीशन लागू होता है, लेकिन मान्यवर साहब को मीडिया ने साजिश करके दलित नेता करके परचाया, जबकि वो ओबीसी के लिए सबसे ज़्यादा सजग थे, क्योंकि SC ST के लोग तो पहले भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते थे, ओबीसी की संख्या बहुत कम थी। इसको कैसे पार्टी देखिए, इस देश में जब बाबा साहब इस देश के बहुजन नायक हुआ करते थे, तो मानव बाबा साहब को भी इस देश के गैर बराबरी की व्यवस्था वाले लोगों ने उन्हें दलित नेता साबित करने का काम किया, जबकि बाबा साहब दलित नेता नहीं थे, बाबा साहब इस देश के नेता थे, राष्ट्र निर्माता थे। उसी तरीके से मानवर कांसीराम साहब जब का उदय हुआ बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद, एक तरह से लीडरलेस समाज जो बहुजन समाज हो गया था, उनको जो नेतृत्व उन्होंने प्रदान किया। और अगर आप देखें कि चाहे 78 हो, 6 दिसंबर 1978 को बामसेफ की स्थापना हो, उसमें मानवर कांसीराम साहब ने बहुजन समाज में खास तौर से जो पिछड़ा समाज, जिसे ये दलित समाज के नेता का कह के उन लोगों ने प्रसारित करने का काम किया। मानवर कांसीराम साहब ने न सिर्फ पिछड़े समाज के लोग जो आबादी के हिसाब से 52% हैं, और उनमें जो अक़लियत समाज के लोगों में जिसमें मुस्लिम और बुद्धिस्ट
ईसाई जो लोग सिख जो लोग आते हैं, जो ज़्यादातर यहीं के दलित तो पिछड़ों से कन्वर्टेड लोग हैं, वो लोग जो माइनॉरिटी के लोग हैं, उन लोगों को मानवर कांसीराम साहब ने अपने आंदोलन के केंद्र में रखा। और जहाँ तक बात रही कि मंडल कमीशन की, तो हम सब लोग जानते हैं कि काका कालेलकर कमीशन को इस देश में जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने लागू करने का काम नहीं किया। उसके बाद जब मंडल कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट 80 में आई और 80 के बाद 90 तक लागू नहीं किया गया। कब लागू किया गया? जब मानवर कांसीराम साहब ने वाम सेफ DS4 के तहत पहले ये नारा लगाने का काम किया कि OBC की समस्या देश की समस्या, मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, वोट से लेंगे CM PM, आरक्षण से लेंगे SPDM। और जब 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी की स्थापना मानवर कांसीराम साहब ने, आदरणीय बहन जी ने की, उस समय ये नारा पूरे देश में लगा कि मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। तो मानवर कांसीराम साहब ने पीपुल्स पार्लियामेंट के माध्यम से लोगों के बताने का काम किया और पूरे विंटर सेशन में दिल्ली में धरना दिया और OBC के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो थोड़े बहुत भी थे उनको ये समझाने का काम किया, ये पार्लियामेंट है, इसमें इतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और आपकी हिस्सेदारी इतनी, पॉपुलेशन आपकी इतनी है और हिस्सेदारी इतनी है। तो जब 1989 में आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने और श्री VP सिंह की सरकार, अल्पमत की सरकार जब बनी, तो उस समय ये हुआ कि उनकी सरकार को समर्थन देने की जब बारी आई, VP सिंह जी ने जब मानवर कांसीराम साहब से कहा कि हम आप समर्थन दीजिए, चाहे जो मंत्रालय आप ले लीजिए, हम आदरणीय बहन जी को मंत्री बनाने का काम करेंगे। मानवर कांसीराम साहब ने कहा हमें मंत्री नहीं बनाना, हम आपकी सरकार को समर्थन देंगे लेकिन मेरी शर्तें। और वो शर्तें थी, पहली शर्त थी कि बाबा साहब को भारत रत्न दिया जाए और दूसरी शर्त थी कि मंडल कमीशन लागू किया जाए। लोगों ने श्रेय देने का काम भले ही दूसरे नेताओं को देने का किया, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश में 80 में मंडल कमीशन आया और जब बहुजन समाज पार्टी बनी, उसके बाद जब आंदोलन तेज हुआ वाम सेफ DS4 और बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में, तब जाकर के VP सिंह जी ने मानवर कांसीराम साहब की उस शर्त को मानते हुए कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को हम जल्दी से जल्दी लागू करेंगे, और उस लागू करने का काम उन्होंने 1990 में किया। तो ये श्रेय इस सदी के महानायक मानवर कांसीराम साहब को जाता है, जो 27% रिजर्वेशन इस देश के पिछड़े समाज के लोगों को, जिसमें वो डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, जिनकी पहले जनसंख्या बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन मानवर कांसीराम साहब ने जब मंडल कमीशन लागू करा दिया तब 27% की हिस्सेदारी से आज तमाम IAS ऐसे बनते हैं, IPS बनते हैं। वो देन मानवर कांसीराम साहब की है और इस बहुजन आंदोलन की है। तो शुक्रिया सिद्धार्थ साहब के बिजी शेड्यूल में समय लिया। मैं इसीलिए कहता हूँ वो राजनीति के रसायन शास्त्री थे, 400 सीटें जीत के आए थे राजीव गांधी, उसको उन्होंने साइकिल से आंदोलन करके सड़क पर ला दिया था। तो ऐसे थे मानवर कांसीराम साहब और उनका एक नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। आज उनका परिनिर्वाण दिवस है और इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुजन राजनीति नहीं, भारत की राजनीति के रसायन शास्त्री थे, जिन्होंने साइकिल से इस देश को जोड़ दिया। और जो 400 सीट जीत के आए थे प्रधानमंत्री राजीव गांधी, उनको उन्होंने सड़क पे ला दिया था और अगली बार सरकार नारा दिया था कि जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा। कुछ और नारा जो आपको पसंद? वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। और यहाँ तक कि जब एट्रोसिटीज़ हो रही थी तो उस एट्रोसिटीज़ के समय उन्होंने अपने लोगों से नारा दिया था कि हमें एट्रोसिटीज़ क्यों होती हैं, हमें इस पर विचार करना चाहिए। अत्याचार क्यों होते हैं? अत्याचार इसलिए होते हैं कि हम मांगने वाले समाज हैं, देने वाले समाज नहीं। तो उन्होंने बहुजन समाज को मांगने वाले समाज से देने वाला समाज बनाया और इस देश में वोट की ताकत का एहसास कराकर उन्होंने नारा लगाया था, हमें नहीं तो तुम्हें नहीं, चैन नहीं आराम नहीं, वोट से लेंगे CM PM और आरक्षण से लेंगे SPDM। तो मानवर कांसीराम साहब ने जो नारे दिए उनको हकीकत में तब्दील किया, और न सिर्फ हकीकत में तब्दील किया बल्कि लोगों को एहसास करा दिया कि नारे गढ़े कैसे जाते हैं, उनको हकीकत में तब्दील कैसे किया जाता है। ये मानवर कांसीराम साहब। तो बहुत लंबी कहानी है उनकी राजनीति की, एक बार फिर से MP साहब से समय लेंगे, लेकिन आज इतना ही बिजी शेड्यूल है। आज दिन भर आपको बताएंगे भारत के सबसे बड़े रसायन शास्त्री, राजनीति के रसायन शास्त्री कांसीराम साहब की कहानी को। जय भीम, जय भारत। तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।